हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कुछ और सैम्पल क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, या हो सकता है कि इसी तरह के सैम्पल क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आए। ओके, सो सिमिलर टाइप के। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है कि वाई वुड समवन प्रीफर अ कंजम्पशन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल एज अपोज टू अ टाइम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल। ओके, तो कंजम्पशन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल को क्यों प्रीफर करते हैं? ओके, ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब ये दोनों पहले समझना जरूरी है। कंजम्पशन बेस्ड तो आपका हो गया कि जितना कंजम्पशन हुआ उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग होगी, और टाइम बेस्ड हो गया कि चलो पर मंथ फिक्स हो गया बजट, इतने बजट पे करना है। ठीक है, तो आखिर क्या है? तो देखिए, कंजम्पशन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल हम प्रेफर करते हैं इसलिए क्योंकि क्या होता है कि जब हम जितना यूज़ करेंगे उतना ही का पैसा मुझे देना है। ठीक है, तो अब मान लिया जाए कि 24/7, अगर 24/7 हम रिसोर्सेज यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो जो ऑफ आवर्स है उसके भी पैसे हम क्यों दें? ओके, इसीलिए इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी इफ़ यू डोंट यूज द रिसोर्सेज ऑफ एन अपोज टू हैविंग इट अवेलेबल फॉर यूज 24/7। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज कंटेनर स्पेसिफिकली used to collect log and matrix data from various Azure resources so that it can be analyzed in Azure Monitor। तो Azure Monitor में एनालाइज करने के लिए हमारे पास ऐसा नहीं कि हम स्टोरेज में रख करके करते हैं। ठीक है, हमारे पास लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस होता है जो कि हम क्रिएट करते हैं, और सारे जो भी लॉग्स हैं वो इसमें हम लोग रख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि you have a new project coming up and the development team would like to use Go as a programming language। Go programming language यूज़ करना है। ओके, अब कहा जाए तो ये कोई नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं। अभी आप देखेंगे तो फंक्शन बनाते समय तो आप Go का ऑप्शन नहीं आता है, तो ये कैसे यूज़ होगा? ओके, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं? तो इसके लिए आपके पास देखिए, आपके पास इसके हैंडलर्स हैं, कोई कस्टम हैंडलर इसका बनाना पड़ेगा। ठीक है, और कस्टम हैंडलर बना करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया कस्टम हैंडलर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि व्हेन अ वर्चुअल मशीन named VM1 is deployed to a virtual named network named VNet1 and a subnet named subnet1, which private IP address is it given? ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपके पास पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में देखिएगा कि जो भी अवेलेबल प्राइवेट IP एड्रेस है इन सबनेट 1 के रीजन में, सबनेट 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सबनेट 1 के एड्रेस रेंज में जो भी अवेलेबल होगा प्राइवेट IP एड्रेस वो मिल जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये एक टाइम ट्रिगर फंक्शन है जो कि आप ये तो जो कहा जाए तो जो हम विजुअल स्टूडियो से स्टार्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट हमें यही मिलता है। ठीक है, इसी तरह से मिलता है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि पहले तो आपके पास सेकेंड में तो 0 है, और उसके बाद में किसी भी टाइम में 5 मिनट्स पे। ओके, दैट मीन्स कि एवरी 5 मिनट्स पे ये आपका टाइमर रन होगा। तो आपको आंसर लिखना है एवरी 5 मिनट्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यू आर डेवलपिंग इन एज्योर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स लिमिटेड एक्सेस टू एज्योर स्टोरेज रिसोर्सेज फॉर अ स्पेसिफिक यूजर। यू डिसाइड टू इम्प्लीमेंट अ SaaS to achieve this। Which of the following option correctly describe a requirement when creating a SaaS token for a blob in Azure Storage? Okay, so SaaS token जनरेट करने के लिए क्या होता है, हमें अकाउंट की का यूज़ करना पड़ता है। जबकि ये देखिए पहला ऑप्शन कहता है कैन नॉट स्पेसिफाई एक्सपायरेशन टाइम, ठीक है, और ग्रांट कर दीजिए रीड एक्सेस, ऐसे ऐसे ये सब एग्जाम्पल्स, ये सब जो आंसर्स हैं ये गलत हैं।
सही आंसर क्या है? द सैश टोकन मस्ट बी जनरेटेड यूजिंग एन अकाउंट की और अ स्टोर्ड एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी का भी इसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो you are deploying a Docker container to Azure App Service. Which of the following deployment method would allow you to automatically update your app when you push changes to your Docker image in a container registry? ओके, तो ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट के लिए तो हम लोग वही CI/CD पाइपलाइन यूज़ करते हैं। ओके, तो डायरेक्ट आपके पास कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट यूजिंग एज्योर डेवऑप्स, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कहता है कि व्हाट इज द मेजर डाउनसाइड रिस्क इज यूजिंग स्पॉट VMs कंपेयर टू रेगुलरली प्रोविजन VMs। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन है इविक्शन। ठीक है, इविक्शन ये आपको टिक करना होगा क्योंकि इसमें और बाकी ऑप्शन गलत हैं, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्या कहता है कि यू आर developing an application that uses Azure Cosmos DB as its database. The application requires low latency read and writes. मतलब low latency होनी चाहिए, पहली बात तो इसने ये कही। And you need to ensure that the data is always available, even in the event of a regional changes, regional outage. Regional outage में भी ये ऐसा होना चाहिए। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हम Cosmos DB में करेंगे इम्प्लीमेंट? तो सबसे पहले देखिए कि अब लो लेटेंसी चाहिए तो हर एक रीजन पे हमें राइट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टी रीजन राइट, तो ये दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होना चाहिए। अब इसके बाद में मल्टी रीजन राइट्स हो गया तो कंसिस्टेंसी लेवल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग या सेशन? तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है कि डेटा ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, मतलब अगर रीजनल आउटेज अगर होता है तो ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम पर सेशन में हम काउंट कर सकते हैं कि एक सेशन में क्रिएट हुआ तो उसमें जो है ना उसको डेटा की कंसिस्टेंसी मिले। ओके, तभी लो लेटेंसी वहाँ पे फील होगा उसे। तो हम यहाँ पे आंसर जो लेंगे वो लेंगे कंसिस्टेंसी लेवल टू सेशन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो which feature within Azure collects all of the logs from various resources into a central dashboard where you can query, view graphs and create alerts? Okay, तो central dashboard हमारे पास एक होता है Azure Monitor, उसमें हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो you are a developer for ACME Incorporation. Your application uses a service bus queue to receive message from an outside app, and you have a number of applications processing those messages. You have recently been told that the business is seeing a problem with some messages is an unusual circumstances being processed twice. मतलब 2 बार प्रोसेस हो जा रहा है। तो जब कोई चीज़ यहाँ 2 बार प्रोसेस हो रहा है तो आपको याद होगा कि सर्विस बस में डुप्लीकेसी का भी ऑप्शन था और इसमें एक आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो एक ये ऑप्शन आता है स्विच द क्यू टू एटमोस्ट 1 डिलीवरी। ये आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि ये एटमोस्ट 1 ही डिलीवरी करे। ओके, तो क्या करेगा कि सेम मैसेज अगर मान ली डुप्लीकेसी का नहीं भी करते, सेम मैसेज दोबारा आएगा तो उसको डिलीवर नहीं करेगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? यू आर डेवलपिंग एन एज्योर फंक्शन दैट प्रोसेसेस डेटा from an Azure blob storage container. The function should execute whenever a new blob is added to the container. You want to ensure that the function processes such blob only once, even if the blob is uploaded multiple times. Okay, so which of the following configuration should you apply on blob storage binding? ओके, तो इसमें देखिए कि ब्लॉब स्टोरेज में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सब बार बार एक इवेंट क्रिएट कर रहा है, तो आप इवेंट ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई ब्लॉब दोबारा भी अपलोड होगा तो क्या होगा, वो क्रिएट नहीं होगा। अगर ब्लॉब है तो वो क्या करेगा कि वहाँ पे अगर हम ऑप्शन देते हैं तो अपडेट कर देगा।
ठीक है। तो हमेशा आपका क्या होगा कि सिंगल मैसेज ही जाएगा, तो आप यहाँ पे इवेंट ग्रिड सोर्स में सेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि यू हैव एन एज्योर कंटेनर इंस्टेंस विथ अ DNS लेवल माई कंटेनर, व्हाट इज द पब्लिक फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम फॉर दैट इंस्टेंस। तो देखिए कंटेनर के साथ हमेशा रीजन एडेड होता है, ईस्ट यूएस, सेंट्रल यूएस, ऐसे करके एडेड होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि इसने एक पावर शेल का कमांड दिया है जिसमें कि गेट SDVM इमेज उठाने के लिए कहाँ से, ईस्ट यूएस से, पब्लिशर नेम दिया है और कोई यहाँ पे ऑफर में विंडोज सर्वर रिटर्न किया है। तो अब क्या है कि ये क्या करेगा कि ईस्ट यूएस में जितने भी विंडोज सर्वर के इमेजेस पड़े हैं उसको ये उठा करके देगा। ओके, सो अ लिस्ट ऑफ पब्लिकली अवेलेबल विंडोज सर्वर OS इमेजेस इन द ईस्ट यूएस रीजन, ये करेक्ट आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि इन ASP.NET हाउ डू यू राइट अ मैसेज to the application diagnostic log that only shows up when the user as enable warning enable करना है, तो इसमें warning वाला जो है ऑप्शन वो ले लीजिए। warning ट्रेस वार्निंग करेंगे तो ये वार्निंग अपना प्रिंट करता रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 में पहला ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। ये क्या कहता है कि you are developing an application that uses Azure Cosmos DB as its data store. You need to ensure that your application can handle scenarios where high availability is required, while also allowing for consistency after a period of time in read operation to improve performance. Which consistency level should you choose to balance these requirements? Okay, so अब यहाँ पर क्या है कि देखिए हाई अवेलेबिलिटी, जब हाई अवेलेबिलिटी की बात आती है तो उस सिचुएशन में जो है हम इवेंचुअल लेते हैं। तो ये बस ये कीवर्ड आप याद रखिएगा कि हाई अवेलेबिलिटी सो इवेंचुअल हमें लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में फिर से एक टाइमर का फंक्शन का सेटिंग दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि ये कब रन करेगा। तो देखिए सेकंड 0, मिनट 0, ठीक है, आवर्स 0, ठीक, मतलब ये जब सब 0 0 हो गया। फिर इसके बाद में आपका आता है डेट में फर्स्ट डेट और उसके बाद में आता है क्या, फर्स्ट मंथ, ठीक, यानी ये सब तो 0 0 हो गया। तो फर्स्ट डेट फर्स्ट मंथ मतलब 1 जनवरी को हर एक साल, ईयर में स्टार है तो हर एक साल हो गया, तो ये 1 जनवरी को रन करेगा और जब 0 आवर्स होंगे तब, ठीक है। तो 0 आवर्स मतलब मिडनाइट, तो मिडनाइट ऑन Jan 1 ओनली, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो व्हाट इज एन ऐप सर्विस प्लान। ऐप सर्विस प्लान होता क्या है, ठीक है। तो ऐप सर्विस प्लान में देखिए, तो ऐप सर्विस प्लान क्या आपको ऑप्शन देता है कि आप उसमें अपना वेब ऐप को रन कर सकते हैं। ये कोई फिजिकल डिवाइस आपका चीज़ तो है नहीं, ठीक है, ना ही कोई ऐसा आपको इन्वायरमेंट देता है कि आप वहाँ पे सब कुछ डाल करके रन कराइए। ये पूरा एक कंप्यूट रिसोर्सेज है जो कि वेब ऐप को रन करने के लिए अलाउ करता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि कंटेनर इमेज फॉर्मेट डज एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री सपोर्ट्स। कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट करता है, तो ये सारे फॉर्मेट सपोर्ट करता है, डॉकर, OCI, हेल्म चार्ट, ये सब सपोर्ट करता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज्योर CLI कमांड इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द ACR टास्क सेट, मतलब कंटेनर रजिस्ट्री का टास्क का सेट होना चाहिए, सिंगल टास्क नहीं होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आपके पास जो AG-ACR बिल्ड है, क्योंकि AG-ACR बिल्ड में डॉकर का बिल्ड भी रन करेगा आपका, ठीक है, और फिर वो इसको पुश भी करेगा, तो ये मल्टीपल कमांड्स आ रहे हैं, इसीलिए AG-ACR बिल्ड करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि व्हाट इज इट दैट मेक्स अ कैशिंग सिस्टम लाइक रेडिस कैशे फास्टर देन अ ट्रेडिशनल डेटा स्टोर लाइक एज्योर सीक्वल डेटाबेस। तो कैसे होता है? तो रेडिस कैशे में ये क्या होता है कि जो रेडिस सर्वर मेमोरी होता है उसमें स्टोर करता है। ओके, तो इसमें जो है स्टोर्स डेटा इन मेमोरी, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ASP.NET लैंग्वेज का क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्जन कौन सा है जो कि विंडोज लिनक्स पे रन करेगा? ठीक, तो ASP.NET कोर दोनों पे रन करता है। फिर कहता है क्या क्वेश्चन नंबर 23 में कि एज्योर स्टोरेज अकाउंट, ओके, इसमें GRS है तो कितनी कॉपी बनेगी? GRS में आपको पता है कि GRS ही ऐसा इसमें 6 कॉपी बनती है, 6 हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? ठीक, फिर वही इसमें क्वेश्चन है कि लॉगर फैक्ट्री क्लास, हाउ डू यू राइट अ मैसेज टू द एप्लीकेशन डायग्नोस्टिक लॉग दैट ओनली शोज अप विद द यूजर्स हैज इनेबल्ड वार्निंग लेवल मैसेज। सो इसमें जो वार्निंग का ऑप्शन है उसको आप टिक कर दीजिए, लॉगर डॉट लॉग वार्निंग, दैट्स इनफ। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, फॉर एज्योर फंक्शन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द डायरेक्शन प्रॉपर्टी इन द फंक्शन डॉट जेसन। तो फंक्शन डॉट जेसन फाइल को जब आप ओपन करके देखिएगा तो उसमें डायरेक्शन के लिए आपके पास इन आउट आता है, मतलब आइदर इन या तो फिर आउट, नहीं तो इन आउट बोथ। ओके, तो ये आंसर आपका सही हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्या कहता है कि विच एज्योर CLI कमांड विल क्रिएट अ कंटेनर इमेज ऑफ योर कोड एंड ऑटोमेटिकली डिप्लॉय टू एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। ओके, तो इसमें अभी पीछे हमने स्टडी किया था AGACR बिल्ड कमांड सेट के बारे में। ओके, तो AGACR बिल्ड भी करेगा और पुश भी करेगा। ओके, तो ये ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि जैसे कि यू आर प्रिपेयरिंग टू पब्लिश अ डॉकर इमेज टू एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री, which of the following command is used to log into your container registry from your local development environment? कौन सा कनेक्ट करेगा? तो हमेशा देखिए डॉकर लॉगिन, फिर उसके बाद में आपका ACR का नाम और उसके साथ पूरा URL। तो करेक्ट आंसर हमारा थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो विच Cosmos DB API फॉर्मेट वर्क्स बेस्ट विथ ग्राफ डेटा? तो ग्राफ, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ बताऊंगा मैं, G फॉर ग्राफ, G फॉर ग्रेमलिन API, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये आपके लिए सही रहेगा। बाकी इसके बाद में और भी जैसे ऑप्शंस हैं, ठीक, वो हम ऑप्शंस आगे पढ़ेंगे, बट अभी याद रखिए ग्राफ डेटा ग्रेमलिन API। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है क्या है कि यू आर ए डेवलपर फॉर ACME इनकॉर्पोरेशन, यू आर डेवलपिंग एज्योर ऐप सर्विस एंड वुड लाइक टू स्टोर द एप्लीकेशन सीक्रेट्स इन एज्योर की वॉल्ट, ओके, एंड you would not like to store any user ID data all inside your application। की वॉल्ट यूज़ करने जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और अब उसके बाद कहता है क्या है कि मतलब कौन सा आप ये करेंगे, you assign its application the permission to read and the secrets from the vault without having to store any type of authentication credential in code। ओके, आप कैसे करेंगे? तो आपको याद होगा कि हमारे पास मैनेज्ड आइडेंटिटी है, तो आइदर सिस्टम असाइन ले लीजिए, यूजर असाइन ले लीजिए, आपका ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमने कवर किया। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि विच लाइब्रेरी अलाउ यू टू डेवलप एंड टेस्ट एज्योर फंक्शन लोकली बिफोर डिप्लॉइंग इनटू एज्योर। तो इसके लिए आपके पास कोड टूल अवेलेबल है जो कि क्या करता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स के लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। तो क्वेश्चन नंबर 31 में एक्चुअल में कुछ कोड दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है कि आपका interact with Azure Blob Storage to upload files. You want to ensure that you are using the Azure SDK for .NET correctly. Which of the following code snippets properly upload a file to Azure Blob Storage using Azure Storage
ब्लॉब लाइब्रेरी। ओके, तो देखिए इसमें ये 4 कोड दिए हुए हैं, तो कोड तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल इसमें एक हम चीज़ बता दें कि यहाँ पर क्या होता है कि अपलोड स्ट्रीम बनाने के बाद अपलोड ऑप्शन होता है, जबकि इसमें देखिएगा अपलोड सिंक है, इसमें भी अपलोड है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसने बनाई थी, इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है नहीं हमें। यहाँ पर भी क्लाउड ब्लॉब इस तरह का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन छोड़ करके पहला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो 31 के बाद अब 32 पे आ जाते हैं। 32 क्या कहता है कि ऑल एज्योर डेटा रिसोर्सेज मस्ट बिलोंग टू वन एंड ओनली वन। तो जितना भी डेटा रिसोर्स बनाइएगा एक कैटेगरी का है तो एक रिसोर्स ग्रुप में डालिए, ठीक है। तो रिसोर्स ग्रुप इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। सो you are deploying a web application to Azure App Service and want to ensure that the application automatically scales out during period of high traffic. Okay, so you configure the app service plan to use auto scaling based on CPU users. However, you notice that the scaling operation is delayed, causing performance degradation during traffic spikes. So इनमें से कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए? तो देखिए, अब मान लिया जाए कि अचानक CPU यूज बढ़ा, तो अब आपने ऑटो स्केलिंग लगा रखी है, तो वो ऑटो स्केल होगा तो कुछ टाइम तो लगेगा। तो जब जितना देर टाइम लगेगा उतने टाइम में यूज़र को लेटेंसी इशू फेस करेगा। तो उससे बचने के लिए क्या करना है? तो उससे बचने के लिए हमको कुछ पहले से पूर्वानुमान करना होगा। तो प्रिडिक्टिव ऑटो स्केल इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि ARM टेम्पलेट्स आर said have a declarative syntax. Why is declarative syntax better than a programming approach? ठीक है, तो देखिए इसमें पहले भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने स्टडी किया था, इस वीडियो में नहीं किसी और वीडियो में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कौन सा रिसोर्स बना है नहीं बना है, किस ऑर्डर में बना हुआ है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आप बस ARM टेम्पलेट डालो, ठीक, और उसके बाद में उसको अपलोड करो, आपका हो जाएगा काम, ठीक। तो ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही हुआ। अब आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो व्हाट कैन यू डू टू इंश्योर योर Azure Redis कैशे रिमूव्स कीज प्रोएक्टिवली इनसाइड ऑफ वेटिंग अंटिल मेमोरी इज फुल। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें जो है तभी हो सकता है कि जब हम कुछ उसमें एक्सपायरी लगाएं। अगर मेमोरी फुल हुई है नहीं हुई है उससे मतलब नहीं, उसका काम हो गया, मान लिया उसको 10 सेकंड के लिए हमने उसका लाइफ दिया था, 10 सेकंड ही रहेगा, उसके बाद वो आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इसमें जो है आपके पास देखा जाए तो आंसर जो है एक्सपायरेशन वैल्यू ऑन योर कीज़, ये आपको सेट करना पड़ेगा। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, आशा है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।